हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में देखिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 7 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पादपों में पोषण। पादप अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखिए, सभी सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की वृद्धि होती है। पोषण यानी भोजन को अंतर्ग्रहण करना एवं बॉडी के विभिन्न जो जैव प्रक्रिया में उनके लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। और पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन में अनेक प्रकार के संगठक पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो ये जो हैं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारे शरीर की संरचना एवं हमारे शरीर की जो टूट फूट हो जाती है तो क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव में सहायता करते हैं। तो हमें जो पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में हम यही अध्ययन करने वाले हैं कि जो प्राणी हैं, एनिमल हैं, वो किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी पादप यानी पौधे, प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बना सकते हैं। परंतु प्राणी यानी जंतु जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। ये अपने भोजन के लिए, प्राणी जो है वो अपने भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये जो है सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी। तथा कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधों को न खाकर ऐसे जंतुओं को खाते हैं जो कि पौधे खाते हों। तथा कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों खाते हों। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये खाद्य पदार्थ जो है हम भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल है। इसके अंतर्गत हम भोजन ग्रहण करने की विधि, शरीर में इसका किस प्रकार से उपयोग होता है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन के जो है विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, संगठक होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो इन घटकों का जो है वो हमारा शरीर सीधे पाचन नहीं कर सकता, सीधे उसका उपयोग नहीं। तो हमारा शरीर इन जटिल पदार्थों का सीधे उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना अथवा विखंडन जो है पाचन कहलाता है। यानी जटिल पदार्थ, फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद जो उत्पाद बनता है वो सरल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मान लीजिए ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तथा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में, और आपका जो वसा है वो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। सरल अणुओं में ये टूट जाते हैं, तो शरीर इनका आसानी से उपयोग कर सके, इसलिए इनको छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ लिया जाता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। नेक्स्ट देखिए आपका हेडिंग कि खाद्य अंतर्ग्रहण की यानी भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आप मधुमक्खी जो है वो पौधों का मकरंद चूसती है। इसी प्रकार से मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं, वो भी पौधों का मकरंद चूसते हैं। जबकि मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु जो है वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को ऊंचाई निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी जो हैं वो अपने आसपास के पानी में उपस्थित तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक वर्कशीट दे रखी है कि हमें बताना है, यहाँ पर जंतु का नाम दे रखा है, तो वो किस प्रकार का आहार ग्रहण करता है एवं किस प्रकार से ग्रहण करता है, आहार अंतर्ग्रहण की विधि क्या है, इसको बताना है। तो देखिए, घोंगा जो है वो घास लिख सकते हैं आप, और आहार की विधि तो वो चबा कर खाता है। चींटी जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है तथा चींटी छील कर कीड़े मकोड़े खाती है। चील जो है वो मांस खाती है। और देखिए, अगर हम मरमर पक्षी जो है वो आपका फूलों का शहद यानी मधु एक प्रकार से वो चूसता है, मकरंद चूसता है। जूं जो है वो रक्त चूसती है, जो कि जूं हमारे सिर में पाई जाती है, रक्त चूसती है वो। मच्छर जो है वो भी रक्त चूसता है हमारे शरीर से। तितली की बात करें तो तितली साइफोनिंग के द्वारा ये
फूलों का मधु चूसती है और मक्खी जो है ये चूषण करती है। अब एक रोचक तथ्य यहाँ पर बताया गया है। रोचक तथ्य क्या है? रोचक तथ्य ये है कि स्टारफिश, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, स्टारफिश जो है वो ऐसे जंतुओं का आहार करती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढके हों। तो कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। इसके बाद जो इसका आमाशय है वो शरीर में वापस चला जाता है तथा आहार वहाँ पर धीरे धीरे पचता रहता है। अब हम देखेंगे मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। मानव में पाचन, तो देखिए हम अपने मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद भोजन ग्रासनली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद ये मलाशय में तथा मलाशय से फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, अपाचित भाग। तो हम समझते हैं देखिए पहले पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र यानी मानव पाचन तंत्र जो है वो दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। पहला है आपका आहार नाल, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ। दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियाँ, सहायक पाचक ग्रंथियाँ आप ऐसे ही समझ लें। तो आहार नाल के अंतर्गत देखिए मुख गुहिका, मुख गुहिका देखिए आपका जो मुख होता है, मुख के बाद जो हम मुख खोलते हैं तो खाली स्थान जो होता है उसको मुख गुहिका बोलते हैं। इसके बाद देखिए ग्रासनली, फिर ग्रसिका या ग्रसिका भी इसी को बोलते हैं। आमाशय, क्षुदांत यानी छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत जो कि मलाशय से जुड़ी होती है। इसके बाद मलद्वार अथवा गुदा। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं आहार नाल के विभिन्न भाग। सबसे पहला भाग है आपका मुख गुहिका जिसमें दांत, जीभ पाई जाती हैं एवं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद ये ग्रसिका, एक सतत लंबी नलिका आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी यकृत, इसके बाद आमाशय, यकृत तो एक ग्रंथि है। तो इसके बाद आमाशय में ये ग्रसिका खुलती है। आमाशय फिर छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत के बाद बृहदांत्र पाई जाती है यानी बड़ी आंत, और बड़ी आंत जो है वो मलाशय से जुड़ी होती है। मलाशय गुदाद्वार से जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये हमारी आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये आहार नाल के ये भाग हैं। तथा सहायक पाचक ग्रंथियों की बात करें तो देखिए मुख गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाती है, पहली लाल ग्रंथि। इसके बाद यकृत नामक ग्रंथि पाई जाती है। यकृत की देखिए एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय पाई जाती है। और आमाशय के आंतरिक स्तर पर देखिए जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो मेजर ग्रंथियाँ हैं वो यही हैं, यकृत, अग्न्याशय और लाल ग्रंथियाँ। अग्न्याशय देखिए ये आप ये देख सकते हैं, आमाशय के ठीक नीचे स्थित ग्रंथि अग्न्याशय है जिससे अग्न्याशय रस का स्रावण होता है जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मतलब आहार नाल में भोजन का जो हम अंतर्ग्रहण करते हैं, आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का, उस भोजन का क्या होता है। तो मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका। मुख क्या होता है देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, तो जब हम मुख को खोलते हैं अपने तो जो खाली स्थान दिखाई देता है उसको हम मुख गुहिका बोलते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो मुख द्वारा ही होता है और मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब देखिए मुख में पाए जाते हैं दांत। दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दांत क्या होते हैं देखिए, दांत जो है मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसे होते हैं और हमारे दांतों की आकृति जो है भिन्न भिन्न है। इसी के आधार पर और दांतों के कार्यों के आधार पर दांतों को जो है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आपके कृंतक। कृंतक देखिए आप, ये अगले धारदार दांत होते हैं जो कि भोजन को काटने का कार्य करते हैं और ये संख्या में 8 होते हैं, 4 ऊपर तथा 4 नीचे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं इसके पीछे जो रदनक होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाले दांत रदनक हैं और ये संख्या में 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये बहुत नुकीले होते हैं क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद अग्र चबरड़क दांत होते हैं, ये संख्या में 8 होते हैं और ये खुरदरे होते हैं तथा भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। इसके बाद पाए जाते हैं हमारे चबरड़क जो कि ये भी खुरदरे होते हैं तथा भोजन को पीसने का कार्य करते हैं एवं ये संख्या में 12 होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 32 दांत पाए जाते हैं स्वस्थ मनुष्य में।
देखिए हमारे मुख में लाल ग्रंथि भी पाई जाती हैं जो लाल रस का स्रावण करती हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथि पाई जाती हैं जो लाल रस का स्रावण करती हैं। और लाल रस में देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा। लाल रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, आपका लाइसोजाइम एंजाइम जो कि जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको मारने का कार्य करता है। और दूसरा एंजाइम जो है वो है आपका टाइलिन। तो टाइलिन जो है वो मुख में आने पर ही भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को जो है वो स्टार्च को एक प्रकार से शर्करा में चेंज कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है टाइलिन एंजाइम। तीसरा जो अंग है वो है आपका जीभ। जीभ जो होती है वो देखिए जीभ पर टेस्ट बड पाई जाती हैं तो उसकी वजह से हम स्वाद का अनुभव कर पाते हैं तथा जीभ जो है वो लाल रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। यहाँ पर बताया गया है दूध के दांत तथा स्थायी दांत के बारे में। दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं? तो देखिए जो हमारे दांतों का प्रथम सेट है वो शैशव काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक रहता है। इसके बाद ये सभी दांत गिर जाते हैं और फिर दोबारा समय दांत आते हैं, इन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं तथा जो दांत गिर जाते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ और दंतजय। मिठाइयाँ किस प्रकार से हमारे दांतों का क्षरण करती हैं इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु वो हमें कोई हानि नहीं पहुँचाते। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ़ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु जो है वास करके वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल रिलीज करते हैं जो कि हमारे दांतों को क्षति पहुँचाता है। इसी को हम दंत क्षय कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं देखिए गिरसिका के बारे में। गिरसिका जो है वो भोजन नली, इसको या फूड पाइप भी कहते हैं। गिरसिका में भोजन जो है पाचन वाचन नहीं होता भोजन का, लेकिन गिरसिका जो है भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि गिरसिका से होता हुआ ही भोजन कर्माकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। तो गिरसिका के बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है जहां पर इसका पाचन होता है। तो आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है उसमें देखिए म्यूकस पाया जाता है। आमाशय जो है एक प्रकार की मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और गिरस नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छुदांत्र में खुलता है। आमाशय में देखिए विभिन्न पाचक रस पाए जाते हैं क्योंकि ये आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। और जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है तथा दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। प्यारे बच्चों कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। रेनिन जो है वो बच्चों में ज़्यादा स्रावित होता है क्योंकि रेनिन दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन, केसीन को ये पचाने में सहायक होता है क्योंकि ये इसे कैल्शियम पैराकेसिएट में परिवर्तित कर देता है केसीन को। तथा आमाशय से HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है जो कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है एवं भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत एवं अग्न्याशय जो है वो सहायक ग्रंथियाँ हैं। इसके अलावा इसकी भित्ति से यानी आंत की भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं जिनको आंत रस कहते हैं। यकृत देखिए गहरे लाल एवं भूरे रंग की ग्रंथि है जो कि उदर के यानी आमाशय के ऊपरी भाग में दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्तरस का स्रावण करती है। पित्तरस जो होता है वो एक थैली में संग्रहित रहता है, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग्नेयाशय जो होती है
वो हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। आग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है एवं इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि आग्नाशिक रस में आपके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लाइपेज, एमाइलेज एवं ट्रिप्सिन। इसके बाद भोजन जो है वो चौदांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आत्र रस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, देखिए पाचन के बाद कौन सा उत्पाद किस चीज़ में परिवर्तित होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ में क्या उत्पाद बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में, तथा वसा जो है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए छोटी आंत में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँ तो मैं बताऊँ आपको। देखिए छोटी आंत में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इरिप्सिन एंजाइम। इरिप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इरिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तथा आपका सुक्रेज एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है, एवं माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं में परिवर्तित करता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है, तथा लाइपेज वो फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। क्षुधांत्र में अवशोषण। इसके बाद देखिए छोटी आंत में पाचन होने के बाद फिर इसका अवशोषण होता है। क्षुधांत्र में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। रसांकुर जो है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए जो तल क्षेत्र है उसको बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं। रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, और फिर अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड में एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में भोजन, देखिए बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है, तथा बचा हुआ जो अपाचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में समय समय पर हम उसको निष्कासित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मानव में पाचन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्य प्राणियों यानी घास खाने वाले जंतुओं में तथा कुछ सूक्ष्म जीवों में पाचन किस प्रकार से होता है।